बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या रूस छिपा रहा है यूक्रेन जंग में मरने वाले लड़ाकों का आंकड़ा। कैदियों को आजादी का वादा कर यूक्रेन में लड़ने भेज रहा है रूस। बीबीसी की खास पड़ताल में यूक्रेन के अंदर कम से कम 50,000 रूसी लड़ाकों की मौत की पुष्टि। यूक्रेन को तुरंत सैन्य मदद मुहैया कराने की मांग पर विचार के लिए इटली में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। इस बीच रूस के लिए जासूसी के आरोपों में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी ने रूसी राजदूत की किया तलब। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। यूक्रेन ने क्यों छेड़ी तीसरे विश्व युद्ध की बात, करेंगे कार्यक्रम में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते अचानक आई बाढ़ की वजह से कम 70 लोगों की मौत, 2500 घरों को पहुंचा नुकसान। स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए आंकड़े। उत्तर पूर्वी इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी के 5 बार फटने के बाद सुनामी का अलर्ट। रुआंग ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। जंग में हर मुल्क की कोशिश रहती है कि उसके सैनिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, लेकिन यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस एक अलग रणनीति अपना रहा है और इस रणनीति में उसकी ओर से लड़ रहे रूसी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। वो इस बात को भले स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन बीबीसी की पड़ताल कुछ और ही कहानी बयां करती है। देखिए खबर स्टोरी। 2 साल से ज्यादा वक्त से बीबीसी न्यूज रशियन और उसकी सहयोगी मीडिया जोना यूक्रेन में मारे गए 50,000 से ज्यादा रूसी लड़ाकों और सैनिकों की जानकारी जुटाने और उसे वेरीफाई करने में जुटे। ये रूस के आधिकारिक आंकड़े से 8 गुना ज्यादा है। बीबीसी के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इस जंग के दूसरे साल में पहले साल के मुकाबले ज्यादा रूसी मारे गए। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ रूस ने कैसे अपनी रणनीति बदली है। साथ ही जंग में लोगों की मौत के आंकड़े की पुष्टि करता है। देखिए लीड इन्वेस्टिगेटर ओल्गा एवशिना की रिपोर्ट। जंग में मौतों की वजह से रूस में कब्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। 5 नवंबर, 9 नवंबर। मौतों की तारीख बताते हुए वॉलंटियर्स ने ये वीडियो व्लादिवोस्तोक शहर से हमें भेजा है और ये ऊपर से वही कब्रिस्तान दिख रहा है। पिछले 2 सालों में ये कब्रिस्तान 2 गुना बड़ा हो गया है और ये पैटर्न रूस के सभी कब्रिस्तानों में दिखता है। यूक्रेन पर हमले के बाद से बीबीसी और उसके सहयोगी कब्रों की तस्वीरों, सोशल मीडिया पोस्ट और खबरों की पुष्टि करने में जुटे हैं ताकि यूक्रेन जंग में मारे गए रूसियों की संख्या का पता लग सके। अब तक हम करीब 50,000 मृतकों के नामों की पुष्टि कर चुके हैं। हमारे डेटा से पता चलता है कि रूस ने जंग के दूसरे साल में पहले साल के मुकाबले ज्यादा सैनिकों को खोया है और ये बढ़ोतरी रणनीति में बदलाव की ओर इशारा करता है। शुरुआत में रूस अपने पेशेवर सैनिकों पर निर्भर था जो पेचीदा ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे थे। 2023 की जनवरी से रूस ने हजारों गैर अनुभवी जवानों को जंग में भेजना शुरू किया। इस तरीके को ये सैनिक खुद भी मीट ग्राइंडर कहते हैं। रूसी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेनी पोजीशंस के खिलाफ कार्रवाई कर पा रहे हैं। जब तक यूक्रेनी शक्ति के इस संतुलन को अपनी ओर झुकाने में कामयाब नहीं होते, मीट ग्राइंडर रणनीति के जरिए रूस सीमित इलाकों में और जमीन हासिल करता रहेगा। जंग के लिए सेना में भर्ती किए गए कैदी रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। उनसे वादा किया गया था कि अगर वे मोर्चे पर 6 महीने बिताने के बाद जिंदा बचे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। जंग में शामिल होने वाले कैदी औसतन कितने दिन तक जिंदा रह पा रहे हैं, इसे पता करने के लिए हमने जंग में शामिल होने वाले 1000 कैदियों का आंकड़ा जुटाया, जिस तारीख को वो शामिल हुए और जिस दिन उनकी मौत हुई। हमारे डेटा से पता चलता है कि हमारे सैंपल में शामिल आधे से ज्यादा कैदी मोर्चे पर आने के 12 हफ्तों के अंदर मारे गए। कैदी रंग रूटों को पहले यूक्रेनी पोजीशंस पर भेजा जाता है, जिसके कारण यूक्रेनी सैनिकों को उन पर गोलीबारी करनी पड़ती है। फिर उनकी पोजीशंस पता चल जाती है। फिर रूस की पेशेवर सेना अपने तरीके से कमजोर हो चुके यूक्रेनी मोर्चों पर हमले करती है। वैसे तो हमारे आंकड़ों में केवल ऐसी मौतें शामिल हैं जिनके बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी गई, लेकिन रूस के कब्रिस्तानों के आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक आंकड़ा इसका 2 गुना हो सकता है। हमने रूस की सरकार से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला और जैसे जैसे रूसी सेना आगे बढ़ रही है, हर दिन
नई कब्रों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मरने वालों की असली संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस पर और जानकारी दे रही है बीबीसी की लीड इन्वेस्टिगेटर ओल्गा इव्शिना। रूसी सैनिकों की मौत का ये बेहद कम आंकड़ा है। असली संख्या तो निश्चित रूप से इससे भी ज्यादा होगी, लेकिन हम इसी पर निर्भर हैं क्योंकि ये स्पष्ट है और इससे मौतों से जुड़ी प्रवृत्ति भी पता लगती है। लोगों को इन मौतों के बारे में मोटे तौर पर पता है और मरने वालों के परिवार और दोस्तों को भी, पर उनके पड़ोसी क्षेत्र में कितने लोग मारे गए हैं इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, जिससे लोगों को इस बारे में पता नहीं। और लगता है कि शुरुआत से ही रूस की यही रणनीति रही है ताकि लोगों को इस जंग के पैमाने और मरने वालों की संख्या के बारे में कम से कम पता हो। और अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो क्या मौतों की दर ऐसी ही रहेगी? देखिए, फिलहाल तो रूस इसी रणनीति को अपना रहा है। वो यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर कैदियों को और थोड़े कम काबिल सैनिकों को भेज रहा है। ऐसा कर वो अपने पेशेवर सैनिकों को बचा रहा है जो बहुत थोड़े ही है। मैंने विशेषज्ञों से यही सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि रूस के पास रिजर्व सैनिकों की बड़ी संख्या है, उस उम्र के पुरुष जो लड़ सकते हैं, इसलिए वो कुछ समय तक मैदान जंग में लोगों को भेजना जारी रख सकता है। दूसरी ओर G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इटली के कैप्री में मुलाकात की, जहां उन्होंने यूक्रेन की ओर से की जा रही हथियारों की मांग पर चर्चा की। उनके बीच इस बारे में भी बात हुई कि रूस की जब्त संपत्तियों को यूक्रेन की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। EU के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कई देशों से अपील की कि यूक्रेन की मदद के लिए जल्द फैसले लिए जाएं। यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। नेटो के प्रमुख येंस स्टॉल्टनबर्ग ने माना कि अगर रूसी बमबारी बढ़ी तो नेटो के पास सहयोगी देशों के पास यूक्रेन की मदद करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और हाल ही में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि सही एयर डिफेंस सिस्टम ना होने की वजह से वो यूक्रेन के शहर चार्निहीव को बचाने में नाकाम रहे। देखिए कीव से बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। पास ही 2 मिसाइलें गिरने के बाद बस के यात्री बचने के लिए भाग रहे हैं। इसके बाद तीसरी मिसाइल के गिरने की डरावनी आवाज आती है। चेरनिहिव में बिना किसी चेतावनी के हवाई हमला हुआ। रूस ने अपनी सीमा से सिर्फ 60 मील दूर मौजूद इस शहर पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। धमाके की वजह से अनस्तासिया के घर को नुकसान पहुंचा। यहाँ रात को बहुत ठंड होगी। मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे पड़ोसियों के घर जाना पड़ेगा। बाद में हम इसकी मरम्मत करवाएंगे, पर इन हालात में शायद ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। फिर बचाव दल काम पर लग जाता है। रूसी कार्रवाई से बचना यूक्रेन के लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल के लिए पश्चिमी सहयोगियों को एकजुट होता देख राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी यूक्रेन की मदद की बात रखी। Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть коли. Ukraine is increasingly fighting this war. इस जंग का ज्यादा बोझ अब अकेले यूक्रेन पर पड़ रहा है। उसके जीतने के मौके कम हो रहे हैं और कब्जाए जा चुके इलाकों को छुड़ाने की बजाय कीव को अब ये चिंता सता रही है कि उसके कौन से इलाके रूस के पास जा सकते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब अपनी हार को लेकर पहले से ज्यादा मुखर होकर बात करने लगे हैं। उधर नेटो पूर्वी यूरोप में समंदर और हवाई हमलों का अभ्यास कर रहा है। नेटो के सदस्य अभी भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का वादा कर रहे हैं। हम यूक्रेन की और मदद कैसे कर सकते हैं, इसे लेकर हमने बातचीत की, खास तौर पर यूक्रेन को और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देने के बारे में, क्योंकि मैदान जंग में हालात बेहद खराब हैं और आपने यूक्रेन की ओर से की गई मदद की अपील साफ साफ सुन ही ली है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अमेरिकी कांग्रेस उसे $49 अरब की मदद देने का प्रस्ताव जल्द पारित कर देगी। महीनों से अटके इस प्रस्ताव पर इस वीकेंड को वोटिंग होगी। अगर ये पारित हो गया तो यूक्रेन रूस को जबरदस्त टक्कर दे सकता है और अगर ये पारित नहीं हुआ तो फिर बातचीत, सुलह या हार पर केंद्रित होगी।